हेलो एवरीवन, होप कि आप सब अच्छे होंगे। काफी टाइम के बाद मैं फिर से यूट्यूब पे एक्टिव हो रहा हूँ एक नए वीडियो के साथ। और एक मैसेज भी है कि इस उठा पटक वाले मार्केट के दौर में अगर आप पेशेंस के साथ डटे हुए हैं मार्केट में, तो आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसी नोट के साथ मैं आर के झा आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी खास होने वाला है। ये एक स्टॉक एनालिसिस है और ख़ास इसलिए बिकॉज जो स्टॉक मैं लेकर के आया हूँ उसका करंट मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ के नीचे चल रहा है। तो 100 रुपीज़ के नीचे वाले स्टॉक में आप हो सकता है मुस्कुरा भी रहे होंगे, यस ये कौन सा स्टॉक है जिसका एनालिसिस होने वाला है। और एनालिसिस का तरीका भी ऐसा होगा कि आप सीखें, समझें और खुद डिसीजन लेकर के इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे एक बेल आइकन आ रहा होगा, उसको हिट करना मत भूलिएगा। इससे मेरा जो भी नया वीडियो अपलोड होगा वो आप तक इजी वे में पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं डिटेल में फंडामेंटली टेक्निकली स्टॉक कहाँ है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, तो सब कुछ चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज जिस कंपनी को हम एनालाइज करने वाले हैं उसका नाम है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इसका अगर आप करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 95 रुपीज के आसपास मार्केट में ट्रेड हो रहा है। तो आज हम इसी कंपनी को अच्छे से एनालाइज करेंगे। हम जानेंगे इसके फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू को, हम जानेंगे इसके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू को, और फिर वो दोनों समझने के बाद आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। इस स्टॉक को आप एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना चाहते हैं, इस स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो दोनों नजरिया यहाँ पे हमारा क्लियर हो सकता है। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं स्क्रीनर के साइट पे। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये पूरा का पूरा वीडियो आपके सीखने के लिए, लर्निंग एंड अर्निंग के पर्पज से होने वाला है। तो आप भी जिस स्टॉक को एनालाइज करना चाहें, आप screener.in के साइट पे जाइए, सर्च में उस कंपनी के नाम को डालिए, आपको कंपनी का डिटेल्स वहां पे देखने को मिलेगा। सो हम आज डिस्कस करने वाले हैं तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स। और जैसा कि मैंने कहा इसका प्राइस आपको यहीं पे दिख जाएगा। दिस इज 95.4 रुपीज। सो 95.4 ये 5 जुलाई का प्राइस है। दैट मीन्स जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन का प्राइस है। सो जब भी हम किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं हमें कंपनी के डिटेल को पहले समझना होगा। तो डिटेल को समझने के लिए आपको राइट हैंड साइड में रीड मोर का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे जाकर के आप कंपनी के डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। तो इस डिटेल को पढ़ेंगे आप तो यहाँ पे आपको कंपनी क्या करती है नहीं करती है सारे डिटेल समझ में आएंगे। बिकॉज बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि ये पेट्रोल प्रोडक्ट्स की बात हो रही है तो ये कहीं डीजल पेट्रोल ऐसे कुछ प्रोडक्ट को सेल करने का काम तो नहीं करती है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो कंपनी है ये कंपनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाती है। मतलब इसके लिए जो जिसको हम बोलते हैं कि जो मटेरियल जिस इसको यूज करना है वो मटेरियल जो होगा वो मटेरियल इसके लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होने वाले हैं जो कि क्रूड से निकल करके आएगा। सो बेसिक डिपेंडेंसी इसका क्रूड ऑयल पे होने वाला है। सो क्रूड के प्राइसेस का इम्पैक्ट इस कंपनी पे आपको दिखेगा। बट ये कंपनी एक्चुअली करती क्या है, तो उससे कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है। प्रोडक्ट कौन कौन से बनाती है तो यहाँ पे आपको नाम दिखेगा, लीनियर अल्काइल बेंजीन LAB करके नाम दिखेगा आपको, जो इसके मेजर प्रोडक्ट में आएगा। कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन एंड प्रोपाइलिन ऑक्साइड। तो इन नाम को देख करके आप कंफ्यूज मत होइएगा, हमें केमिस्ट्री सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसका यूज हमें समझ में आना चाहिए। तो इसका जो बेसिक यूज है, ये जो लैब है लीनियर अल्काइल बेंजीन है, इसका यूज आप चेक करेंगे तो ये डोमेस्टिक डिटर्जेंट्स, इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल क्लीनर्स, इन सब चीजों में ये प्रोडक्ट यूज होता है। कॉस्टिक सोडा का भी एप्लीकेशन पेपर इंडस्ट्री, एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज, इन सब जगहों पे ये होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एमोनिया क्लोराइड, बहुत सारे जो भी केमिस्ट्री रिलेटेड चीजें हैं यहाँ पे देखने को आएगा। सो मेन जो यूजेस है यहाँ पे आपको दिखेगा लैब का। और मैं मेन यूजेस लैब का क्यों बोल रहा हूँ, जब आप और धीरे धीरे आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि लैब के थ्रू जो कंपनी का रेवेन्यू स्प्लिट है वो 79% है। कॉस्टिक सोडा से ओनली 8% और बाकी डेरिवेटिव्स वगैरह से 4% और 9% के रेशियो में, यानी कि मैक्सिमम डिपेंडेंसी है वो लैब पे है। ये हमें समझने का जरूरत है। और इसका मैक्सिमम यूज कौन सी कंपनी कर रही है, जो डिटर्जेंट या क्लीनर जैसे प्रोडक्ट्स को बनाती है, चाहे इंडस्ट्रियल हो या डोमेस्टिक हो। यहाँ पे आपको ज्योग्राफिकल स्प्लिट भी देखने को मिलेगा। ये आप चेक करेंगे तो इंडिया में 100% और बाकी जगहों में आपका, यानी कि कंपनी एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। अच्छी बात बोलिए या बुरी बात, बस कंपनी को एक्सपोर्ट से कोई अर्निंग नहीं है। एक तरह से बुरी बात में कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपोर्ट के थ्रू कंपनी का कोई अर्निंग नहीं है।
सो टोटल का टोटल डिपेंडेंसी है कंपनी का वो इंडिया के मार्केट पे डिपेंड करता है। कंपनी के पास बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट है जो इसके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जिसमें HUL जैसे कंपनीज आपको देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे जो इंडिया में अच्छे कंपनीज में आप कंसीडर करते हैं वो इनके प्रोडक्ट को यूज करते हैं। आप थोड़े से डिटेल में एनालाइज करेंगे तो ये सारे डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। सो हम इतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत लंबा होगा, तो हम सीधा इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके हम समझते हैं कि बेसिक डिटेल्स फंडामेंटल में कहाँ बैठता है। सो बेसिक डिटेल सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, और सेम वे में आप भी किसी कंपनी को एनालाइज कीजिएगा जब भी आपको करना हो। हम सबसे पहले मार्केट कैप को देखते हैं जो कि 860 करोड़ का है। दैट मीन्स ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है। अगर 5000 करोड़ के नीचे का मार्केट कैप है तो उसको हम स्मॉल कैप में कंसिडर करते हैं। करंट मार्केट प्राइस हमने देख ही लिया, 95.4 का है। अभी तक का हाई प्राइस आप चेक करेंगे जो कि 52 वीक हाई जिसको हम कहते हैं वो 151 रुपीज का है, एंड 52 वीक लो जो है वो 80 रुपीज का है। दैट मीन्स एक साल में 80 रुपए के नीचे नहीं गया है और 151 रुपीज के ऊपर नहीं गया है। अब यहाँ पे हम आते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स पॉइंट पे जिसको हम चेक पॉइंट में कंसिडर करेंगे। पहला पॉइंट होने वाला है ROCE। ये दिख रहा है आपको 33.7%। सो नॉर्मली अगर आप फंडामेंटल को समझते हैं तो जो भी कंपनी 10% 15% के ऊपर का ROCE रखती है उसको हम फंडामेंटली एक गुड कंपनी में कंसीडर करते हैं। सो यहाँ पे ये 33.7 मीन्स आप बोल सकते हैं ये बहुत अच्छी कंपनी है। ROCE का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब अपने ही कैपिटल पे कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। सीधा सीधा अगर हम मैंगो पीपल के लैंग्वेज में समझें तो ये 33% का रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, रिटर्न जनरेट कर पा रही है। सो इट्स अ गुड साइन फॉर एनी कंपनी। दूसरा पॉइंट जो हम चेक करते हैं वो रिटर्न ऑन इक्विटी ROE। ये भी एक तरह से सिमिलर वे में है कि अपने इक्विटी वाले कैपिटल के ऊपर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। सो 26.2%। सेम कॉन्सेप्ट 10-15% के ऊपर है तो कंपनी को अच्छा माना जाता है। तो ये एक अच्छी कंपनी के कैटेगरी में आएगी अगर हम ROCE और ROE को कंसीडर करें। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे लिए होता है वो होता है डेट टू इक्विटी रेशियो। मतलब सीधी सी बात है, जितना कम कर्ज उतनी अच्छी बात। तो यहाँ पे कम कर्ज में कंपनी 0.08 बहुत मिनिमल सा कर्ज है, बहुत मिनिमल सा डेट है, इसको एज ए डेट फ्री कंपनी में हम कंसीडर कर सकते हैं। सो डेट फ्री कंपनी कहने का मतलब ये होता है कि ये कंपनी जो इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएशन आपको आज के डेट में देखने को मिला होगा, जैसे जैसे RBI ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया होगा तो लोन के रेट बढ़ते जा रहे हैं, सो कंपनी के प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा उस इंटरेस्ट रेट इंक्रीमेंट की वजह से। तो ये कंपनी उस फ्लक्चुएशन से फ्री है बिकॉज इसके पास कर्ज ही बहुत कम है। तो ये एक अच्छा पैरामीटर कंसीडर होता है। नॉर्मली 0.5 से अगर नीचे है तो हम उसको अच्छा मानते हैं, यहाँ पे तो 0.08 है। इसके बाद हम अगर चेक करने के लिए आए, अगर आपको ये देखना है कि डेट कितना है तो ये भी दिखेगा 56.2 करोड़, जबकि फ्री कैश फ्लो यहाँ पे 71.7 करोड़। तो आप खुद ही मान के चल सकते हैं कि कंपनी के पास मोटा मोटी डेट नहीं के बराबर है। इसके बाद हम चेक करते हैं कंपनी का 3 ईयर का सेल्स ग्रोथ क्या है। सो 13.2% का एवरेज सेल्स ग्रोथ है, वन ऑफ द गुड साइन ऑफ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। प्रॉफिट वेरिएंस चेक करेंगे तो ये भी 3 साल का आपको 45% दिखेगा, मतलब 45% से प्रॉफिट 3 साल में बढ़ गया है। सो दिस इज अनदर गुड साइन फॉर एनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। यहाँ पे उसके बाद हम देख लेते हैं बुक वैल्यू कंपनी का जो है वो 83.2 है और करंट प्राइस 95.4 है, तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो है 1.15, मतलब ऑलमोस्ट ये बुक वैल्यू के प्राइस पे ही ट्रेड हो रहा है। तो ऐसे तो नॉर्मली हम पेयर कंपैरिजन में इस रेशियो का यूज करते हैं, बट यहाँ आप देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि ये कंपनी एक काफी सस्ता, काफी चीपर कंपनी है। दूसरी लाइन में अगर हम इसके सस्ता होने को प्रूव करेंगे तो ये इसके लिए हम चेक करते हैं स्टॉक का P/E रेशियो, जो कि आपको दिखेगा 4.9, जबकि इंडस्ट्री का P/E आप देखेंगे, मतलब पूरे इंडस्ट्री का एवरेज है वो 23 का है। सो जितना कम P/E है उतना स्टॉक सस्ता हो जाता है। सो ये स्टॉक एक तरह से काफी सस्ते में मार्केट में ट्रेड हो रहा है 95 का अगर हम प्राइस कंसीडर करते हैं तो। सो ये सारे रेशियो, ये सारे पॉइंट्स को देख करके हमें अभी तक तो एक आइडिया लगा होगा कि कंपनी फंडामेंटली अच्छा है। इसको थोड़ा डिटेल में और देखने के लिए हम जाते हैं। सो डिटेल में देखने के लिए हम जाएंगे तो ये एक ग्राफ आपको दिखेगा। इस ग्राफ को हम P/E के टर्म्स में समझते हैं। इसको मैंने P/E को सेलेक्ट कर लिया है। सो P/E एक टाइम पे 10 हुआ करता था। अगर आप ये चेक करेंगे तो मई के महीने में ये 10 हुआ करता था, 10 से गिर करके ये आज के डेट में 5 पे आ गया है और ये अपने मीडियन के नीचे चल रहा है। ये लाइन इसका मीडियन का है, मतलब ये अपने ही एवरेज से नीचे चल रहा है आज के डेट में।
तो हम मान के चल सकते हैं कि ये कंपनी आज के डेट में काफी सस्ते में ट्रेड हो रहा है ओवरऑल कंपेयर टू इसके प्रीवियस डेटा को अगर हम चेक करेंगे तो ये एक पॉइंट था जो हमें चेक करना चाहिए हर कंपनी में। इसके बाद हम सीधा पहुंच जाएंगे पीयर कंपैरिजन में। मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज अगर आप पीयर में इसके सारे कॉम्पिटिटर को देखेंगे तो ये सारे लार्ज कैप कंपनीज हैं मैक्सिमम। अगर क्योंकि इसका मार्केट कैप आप देखें तो सारे के आपको दिखेंगे कि ये 20,000 करोड़ के ऊपर ही है। इकलौता कंपनी दिखेगा जो कि 862 करोड़ पे है। सो एक कंपैरिजन जस्टिफाई नहीं हो रहा है, इसीलिए इसके कंपैरिजन में हम नहीं जाएंगे पीयर कंपैरिजन में। हम सीधा पहुंचेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। सो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको यहाँ पे अगर आप डिटेल चेक करने के लिए जाएंगे तो आपको कंपनी का यहाँ पे एक डिप दिखेगा प्रॉफिट में मार्च के क्वार्टर में। ये हम आप इजीली समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही बोला कि इसके लिए रॉ मटेरियल जो है वो रॉ मटेरियल क्या है, तो क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम वाली चीजें। सो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा है जब से रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ है, ग्लोबल अनस्टेबिलिटी का सिचुएशन है, क्रूड के प्राइस में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हैं। सो आपको ये जो क्वार्टर गया है मार्च 2022 का क्वार्टर, वहां पे आपको इसके प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक डिक्लाइन दिखेगा, साफ डिक्लाइन दिखेगा, और ये जस्टिफाइड है। इसी वजह से स्टॉक नीचे आ गया है, इसी वजह से स्टॉक सस्ते में मिल रहा है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं मे बी, बट वो हम आगे देखेंगे धीरे धीरे। सो क्वार्टरली रिजल्ट के बाद हम सीधा इसके एनुअल रिजल्ट पे आते हैं। अगर हम एनुअल रिजल्ट को चेक करने के लिए जाएंगे तो हम 2-3 साल का डेटा चेक करने के लिए बैठे तो आपको यहाँ पे क्लियर कट पिक्चर समझ में आएगा कि यस कितनी अच्छी कंपनी है। ऑब्वियसली बात है ना, हम कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर होल्डर बन रहे हैं, मतलब हम कंपनी के प्रॉफिट का भागीदार बनने के हिसाब से कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, हम उसकी हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। सो प्रॉफिटेबिलिटी आप समझेंगे तो यहाँ पे आपको 2017 में 68 करोड़ का वैल्यू, आज के डेट में अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 2020 में 248 करोड़। तो ये कंपनी का जो ग्रोथ है ये आपको 4 से 5 साल में इजी वे में दिखेगा। सिमिलर वे में अगर आप इसको नेट प्रॉफिट में देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के सिनेरियो में भी, तो 13 करोड़ से 53, 57, 63, 126 एंड 175 करोड़। तो इससे अच्छा क्या होगा कि हर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट अभी भी प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ ही दिखेगा। सो यहाँ तक की कहानी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम क्या आया, जो कि आपने देखा कि प्राइस डिप हुआ क्रूड वगैरह के प्राइसेस की वजह से। अलग से और भी डेटा में अगर डिटेल में जाएंगे हम, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टॉक प्राइस CAGR, ये हमें ये बताता है कि हमने अगर इसमें पहले इन्वेस्ट किया होता, हम इसके शेयर होल्डर होते, तो हमारा पैसा किस परसेंटेज से कंपाउंडेड वे में बढ़ता ईयर ऑन ईयर। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो 10 ईयर का आपको 20% का CAGR दिखेगा, 5 ईयर का 12% का CAGR दिखेगा, 3 ईयर का 40% का CAGR दिखेगा, 1 ईयर का -22% का CAGR दिखेगा। दैट मीन्स अगर आपने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आपका पैसा 20% कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट से पर ईयर बढ़ रहा होता, 5 साल पहले 12% से, 3 ईयर में 40%। ये भी तब जबकि साल भर में इसका प्राइस जो है, स्टॉक ने स्टॉक होल्डर को 22% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, मतलब प्राइस में -22% का डिप आया है। और ये डिप क्यों आया है वो आपको, हमें अच्छी तरह से पता है कि पिछले 1 साल में मार्केट ही पूरे के पूरे रिवर्स डायरेक्शन में है। ये तो एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि 22% का यहाँ पे डिप दे रहा है। इनफैक्ट आप कोई भी अच्छी कंपनी भी उठाएंगे जो लार्ज कैप की कंपनी हो, वहां भी आपको एक अच्छा खासा डिप देखने को मिलेगा। तो ये डिप एक जस्टिफाइड है। इनफैक्ट यही एक मौका हो सकता है कि हम इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। क्यों मौका हो सकता है, ये तो आपको डिप दिख रहा है, बट आप यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि लास्ट ईयर में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ गया है, लास्ट ईयर में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ गया है, लास्ट ईयर में सेल्स ग्रोथ कंपनी का 58% फेनोमेनल, मतलब कंपेयर ही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 15%, 13%, 4%, 58% से बढ़ गया है। तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, बट प्राइस गिर गया है स्टॉक का। तो यही तो मौका होता है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, जिसको हम बोलते हैं कि वैल्यू स्टॉक फाइंड करके इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये समझने के बाद हम सीधा पहुंच जाते हैं, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि बड़े भैया लोग क्या करते हैं। बड़े भैया लोग, हम मार्केट के भाषा में हम इसको ऐसे कहते हैं कि हम शेयर होल्डर पैटर्न देखते हैं, और हम देखते हैं कि बड़े भैया मतलब FIIs, DIIs क्या कर रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये क्या कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर द मेन प्लेयर ऑफ द मार्केट, वो मार्केट के मूड को बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक निगेटिव सेंटिमेंट में या निगेटिव आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे प्रोमोटर्स होल्डिंग कम है 34.54%। सो ये कम है, एक कंसर्न है, बट इसको दूसरे वे में मैं जस्टिफाई करूं तो यहाँ पे आपको भी 34.54 दिखेगा। मतलब
ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम चेक करेंगे तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, कांस्टेंट है। सो ये एक अच्छी बात है। अगर ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड में होता तो हमारे लिए कंसर्न हो सकता था। बड़े भैया एफआईआई ने क्या किया है वो देखिए, यहाँ पे 4.42 से बढ़ते बढ़ते 9.61 तक बढ़ गया है। ये मैं आपको लेटेस्ट मार्च 2022 का डेटा बता रहा हूँ। पूरे के पूरे मार्केट में लोग परेशान हैं कि एफआईआई पैसे निकाल के जा रहे हैं। यहाँ पे ये स्टॉक आपको दिखेगा जहाँ पे स्टॉक में एफआईआई पैसे डालते जा रहे हैं, बिकॉज उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे तो 5.23 ये जून 21 में था, मार्च 2022 आते तक 9.61 हो गया, मतलब उन्होंने अपने स्टेक को इसमें बढ़ाया है। डीआईआईज ने इन क्वार्टर्स में कांस्टेंट रखा है, बट ओवरऑल आप पीछे से देखेंगे तो इसको ये एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में दिखेगा। इट्स ए कंसर्न, बट एफआईआईज का बढ़ता हुआ जो होल्डिंग है वो एक तरह से गुड साइन, डीआईआईज का घटता हुआ एक तरह से बैड साइन। सो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों का सिचुएशन है। सो यहाँ पे बाकी फाइनेंशियल्स को देखते हुए, बाकी फंडामेंटल्स को देखते हुए मैं यहाँ पे इसको शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी एक पॉजिटिव पॉइंट में ही कंसीडर करूंगा कि कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट्स ए गुड कंपनी टू इन्वेस्ट। तो ये तो है फंडामेंटल वे में कंपनी को देखने का। आप किसी भी कंपनी को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अभी आपको क्लियर वे में पिक्चर समझ में आ गया होगा कि ये एक ऐसी कंपनी है जो स्मॉल कैप की कंपनी है, जो काफी सस्ते में ट्रेड हो रही है, जिसका आरओसी बहुत अच्छा है, जिसका आरओई बहुत अच्छा है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ 3 साल का बहुत अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है, कंपनी के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। इतने सारे गुड पॉइंट को अगर हम लेके चलते हैं तो हम आंख बंद करके तो बोल ही सकते हैं कि कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। रहा प्राइस एक्शन का, तो इसके लिए हम इसके टेक्निकल चार्ट को देखते हैं कि कंपनी अभी कहाँ स्टैंड कर रही है और हमें क्या करना चाहिए। सो यहाँ पे एक चार्ट सेटअप मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, और पहले मैं इसको लॉन्ग टर्म व्यू से आपके लिए समझने का कोशिश करता हूँ, फिर हम शॉर्टर ड्यूरेशन पे आएंगे। सो जब भी आपको लॉन्ग टर्म व्यू समझना हो, टाइम फ्रेम को हम पहले मंथ वाले फ्रेम पे ले जाते हैं। सो मंथ वाले फ्रेम से हमें इसका लार्जर पिक्चर दिखना शुरू होता है। यहाँ पे एक एक कैंडल एक एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे मुझे बस आपको ये बताना है कि ये स्टॉक आप देखेंगे कि एक टाइम पे बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे जा करके यहाँ से रिवर्स हुआ था, और फिर ये अच्छा सा एक यू शेप बनाते हुए इस पॉइंट पे आकर के स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेक किया। सो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, और ये एक रेसिस्टेंस का वैल्यू क्रिएट हुआ था, ये लाइन, इसको इसने ब्रेक किया। सो यहाँ पे ये ब्रेक होने के बाद अभी हमको यहाँ पे समझना क्या जरूरी है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि स्टॉक जब फिर ऊपर का अपना जर्नी करते करते 150 के रेंज में पहुंचा, जो कि आपने देखा कि हाई वैल्यू 151 है, और वहां से फिर रिवर्स होना शुरू हुआ, तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया था, ये लाइन अभी यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। और सिमिलर वे में आप देखेंगे कि स्टॉक ने इस पॉइंट से सपोर्ट लिया है और फिर से स्टॉक ने ऊपर का जर्नी स्टार्ट किया। सो दैट मीन्स ये एक अच्छा टाइम वहां पे हो सकता था हमें समझने के लिए कि यस ये एक टाइम है कि हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बट एक्चुअली हम कभी भी स्टॉक में बॉटम को कैप्चर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये पता नहीं चलता है। तो हम इसको आगे वे में देखते हैं कि एक्चुअल दूसरा साइन हमें कहाँ से मिला कि ये रिवर्सल जो हो रहा है वो सही हो रहा है। अभी मैंने इसको वीकली फ्रेम पे चेंज कर दिया है। सो वीकली फ्रेम पे चेंज करने से हमें क्या समझ में आएगा वो देख लेते हैं। सो वीकली फ्रेम में जितने लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझ पाते हैं, यहाँ पे आपको एक कैंडल दिखेगा, ये एक हैमर जैसा पैटर्न है, नॉट 100%, बट ये एक हैमर जैसा पैटर्न है। और हैमर अगर ऐसे अगर निगेटिव ट्रेंड में स्टॉक आ रहा है और हैमर बने नीचे में, तो ये एक रिवर्सल की तरफ साइन करता है, और स्टॉक ने यहाँ से रिवर्सल लेना शुरू किया है। ये मैं बात कर रहा हूँ वीकली चार्ट पे। सो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि स्टॉक अपने बॉटम से रिवर्स हो रहा है, और वीकली और मंथली चार्ट में हमने सपोर्ट को भी डिस्कस कर लिया। तो हमारे लिए ये जो 80-81 का लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इसको हम दिमाग में लेकर के चल सकते हैं, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस में मैक्सिमम काम हमारा यही होता है कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढे। अब इसको मैं लेकर के आ जाता हूँ डे के चार्ट पे। ये डेली चार्ट है पर डे के हिसाब से। सो यहाँ पे मैंने जो चार्ट सेटअप आपके लिए ड्रॉ किया है इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि स्टॉक एक ट्रेंड लाइन से बार बार नीचे की तरफ वापस आ रहा था, और अभी वाले पॉइंट पे यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया है। तो ये एक साइन है स्टॉक के ऊपर जाने का। सो स्टॉक ने ये 80-81 वाले लेवल पे सपोर्ट लिया और ऊपर जाना स्टार्ट किया, और ये ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेक किया है। ट्रेंड लाइन का ब्रेक करने के बाद दूसरा ये जो लाइन आपको ये ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है, ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है।
सो स्टॉक ने इस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया है। आप ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे जब से ये 20 डे के नीचे आया था, यहाँ पे आपको ब्रेक होता हुआ दिखेगा, बाकी टाइम ये कंटिन्यूअसली इस 20 डे लाइन के नीचे ट्रेड हो रहा था। सो ये एक गुड साइन है और स्टॉक के रिवर्सल को इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसके नॉर्मल वे में चेक करूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग, सो यहाँ पे 23.6% को इसने क्रॉस किया है। सो ये भी एक सिग्नल है कि ये रिट्रेस हो रहा है। फाइनल कंफर्मेशन के लिए हमें वेट करना होगा 38.2% के रिवर्सल का, और इसी के आसपास आपको यहाँ पे ये लाइन दिख रहा है, ये है 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो इतनी डिटेल में आपको नहीं जाना है, आपको बस ये समझना है कि ये 100 और 102 का जो लेवल है ये यहाँ पे रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, और स्टॉक जब इसके ऊपर जाएगा तो ये ट्रेडिंग के लिए हमारे लिए एक अच्छा खासा स्टॉक बन सकता है, और फिर हमारे लिए 107 का और 116 का टारगेट ओपन हो जाएगा। अगर मैं ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से बात करूं, इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट से बात करूं तो हम इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये कोई सेल या बाय रिकमेंडेशन नहीं है, मैं क्लियर कर दूं। आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर करें जो भी आपको इन्वेस्ट करने के लिए गाइडेंस देते हैं, और फिर उनके हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। या तो आप धीरे धीरे बाई कर सकते हैं, बिकॉज स्टॉक मार्केट काफी वोलेटाइल है, तो आप धीरे धीरे बाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। बाई चांस ये स्टॉक अगर रिवर्सल लेता है और इस लेवल के बाद फिर से जंप लेता हुआ दिखता है, तो वो आपके लिए बेस्ट टाइम हो सकता है स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का इन्वेस्टमेंट पर्पज से। तो ये मेरा व्यू है, ये मेरा एनालिसिस है, मे बी आप डिफर भी कर सकते हो। और भी इसमें बहुत सारे चीजें हैं जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं अगर हम इसको एनालिसिस में जाते हैं तो। और वो क्या है, जिसमें हम अलग अलग पॉइंट को चेक करते हैं। उस अलग अलग पॉइंट में हमारे पास चेक करने के लिए जो ऑप्शन है, उस ऑप्शन में हम क्या क्या देखेंगे। एक तो हमें MACD दिखेगा। सो MACD में आपको यहाँ पे क्रॉस ओवर दिखेगा कि यहाँ से क्रॉस ओवर, ये जीरो लाइन को क्रॉस होना अभी पेंडिंग है। तो जीरो लाइन को क्रॉस अगर करता है तो ये एक कंफर्मेशन और हो सकता है, शायद ये जीरो लाइन को क्रॉस करना, 102, 101 को क्रॉस करना, ये सब साथ हो, जहां पे हमें एक फाइनल कंफर्मेशन मिल सकता है फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म व्यू है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके कभी भी कर सकते हैं, नीचे करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। और पता नहीं है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है तो स्टैगर्ड मैनर का अप्रोच रखिए, SIP की तरह इन्वेस्ट कीजिए। स्टॉक का फंडामेंटल आपने खुद देख लिया है। तो इस तरह से आप किसी भी स्टॉक को अच्छे वे में एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। होप कि आपको चीजें समझ में आई हो। मेरा जो एक्चुअली मोटिव था कि आपको सिखाऊं, आपको समझाऊं। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से समझना है तो आप मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्लास के डिटेल्स सारे कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप मुझसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आ रहा हो, अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक करना मत भूलिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और भी किसी भी स्टॉक के बारे में आपको जानना है तो प्लीज आप कमेंट करके हमें वहां पे बताएं, मैं उसका एनालिसिस लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।